नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। मित्रों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो दक्षिणी भारत के राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे आज पल्लव वंश पढ़ेंगे। पल्लव वंश के मुख्य जो शासक हुए तथा जो उनकी उपलब्धियां वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो पल्लव वंश के बारे में जो उत्पत्ति को लेके विभिन्न इतिहासकारों में आपसी मतभेद है। ठीक है। तो जो पल्लव को कोई जो माना जाता है तो इनका जो उद्भव है वो तोंड मंडल के पास माना जाता है। ठीक है, तोंड मंडल के पास माना जाता है तथा कोई इन्हें भारद्वाज गोत्र, जो भारद्वाज ऋषि है उनके गोत्र के ब्राह्मण मानते हैं इनको। ठीक है। तो कहीं इनके जो अभिलेख मिलते हैं इन्होंने खुद ने अपने आप को क्षत्रिय बता रखा है। ठीक है। तो कोई इतिहासकार इनका जो पल्लव वंश का जो प्रमुख शासक है उसको सिंह वर्मन मानते हैं कि सिंह वर्मन इनके प्रथम शासक थे, जिसका जो गुंटूर अभिलेख है वो 3री शताब्दी के करीब अपने अंतिम चरण में था, ऐसा माना जाता है सिंह वर्मन का। लेकिन कहीं जो पल्लव राजा है उसका जैसे तो कांची का जो विष्णुगोप है जो उसको पल्लव वंश का प्रथम शासक माना जाता है, कहीं जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है। तो कहीं सिंह वर्मन को प्रथम माना जाता है, कहीं विष्णुगोप को भी माना जाता है। मुख्यतः जो साक्ष्य मिलते हैं वो सिंह वर्मन के बारे में मिलते हैं। ठीक है। पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कांची मानी जाती है। ठीक है, कांची की जो पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है। पल्लव वंश के जो अभिलेख है वो सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो धीरे धीरे जो कालांतर में जो उनके अभिलेख मिले वो प्राकृत भाषा के बाद संस्कृत भाषा में मिले। जो पहले अभिलेख मिले वो प्राकृत भाषा में थे। तो सिंह वर्मन के पश्चात, ठीक है, जो दूसरा इनका जो मुख्य शासक माना जाता है वो महेंद्र वर्मन माना जाता है, जिसने मत विलास की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और इसकी महेंद्र वर्मन की जो पुस्तक है मत विलास प्रहसन, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई ये पहली पुस्तक मानी जाती है। ये महेंद्र वर्मन की पुस्तक है। इसमें महेंद्र वर्मन ने बौद्ध भिक्षुओं की जीवन शैली पे व्यंग्य किया है। ठीक है। इसके अलावा जो महेंद्र वर्मन की अन्य पुस्तक है उसमें भगवत जूकियम है। ठीक है। इसमें जो है संगीत विद्वानों से कुंड मिलाय नामक संगीत पुस्तक भी लिखवाई थी। ठीक है। महेंद्र वर्मन के पश्चात जो मुख्य शासक मिलता है उनमें इसका जो पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन प्रथम है, जिसने महामल की उपाधि धारण की थी। इसने महाबलीपुरम नाम से नगर की स्थापना की जो महाबलीपुरम कहलाता है, जो वर्तमान में महाबलीपुरम कहलाता है। महाबलीपुरम में ही इसने सब पैगोडा मंदिर का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम, ठीक है। सब पैगोडा मंदिर मतलब 7 मंदिर बने हुए हैं और हर मंदिर अलग अलग शिला पत्थरों को काट कर बनाया गया। एक पूरे पत्थर में एक मंदिर का निर्माण है। इस प्रकार 7 अलग अलग बड़े बड़े पत्थरों से 7 मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसे सब पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और इसी के समय जो है हैनसोंग है वो दक्षिणी भारत में आया था और हैनसोंग ने इसके शासन की प्रशंसा भी की है। ठीक है मित्रों, इसी के शासनकाल के समय अगर माना जाए तो जैसे नरसिंह वर्मन मदुरै में इधर शासन कर रहा था तो पुलकेशिन द्वितीय और जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन है वो शासक कर रहा था। ठीक है। वो तीनों समानांतर मिलते हैं। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात जो शासक मिलता है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, जिसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी तथा कांची के कैलाश मंदिर, ठीक है, तथा ऐरावतेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर का भी निर्माण करवाया। महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है उसको सौर मंदिर भी कहा जाता है। ये सब पैगोडा के दूसरी तरफ समुद्र तट पर बनवाया गया मंदिर है। ठीक है। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। इनके अलावा जो मुख्य शासक माने जाते हैं उनमें महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा, ठीक है, अपराजित, ये मुख्य शासक माने जाते हैं। इनमें जो जैसे अब पढ़ेंगे जैसे पल्लवों का जो सांस्कृतिक योगदान है, इनमें जो शासक हुए इनमें महेंद्र वर्मा है वो महान वास्तु निर्माता था। ठीक है। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक जो मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है। महेंद्र वर्मा ने प्रथम ने मंत्र विलास जो प्रहसन है नाटक भी लिखा। ठीक है। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। ये उनके योगदान है। ठीक है। तो जो अब पल्लवों का जो सांस्कृतिक योगदान है
इनके काल में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। जो दक्षिणी भारत में जो भक्ति आंदोलन माना जाए वो पल्लवों के शासनकाल में आयोजन माना जाती है। ठीक है, इनकी जो शुरुआत है वो आलनार व नयनार संतों ने की थी। आलवार और नयनार संतों ने की। आलवार 12 संत थे जो विष्णु के उपासक थे। नयनार जो है 63 संत थे जो शिव के उपासक थे। ठीक है मित्रों, जो आलवार जो संत है और नामलवार तथा कुलशेखर ये मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, तथा इसके पश्चात जो है आंडाल, ये मुख्य जो संत हुए। इनमें जो आंडाल को है दक्षिणी भारत की मीरा कहते हैं। ठीक है, ये आंडाल जो है आलवार संतों में एकमात्र महिला थी। और इनके अलावा नयनार संतों में तिरुजान, तिरुमंगई, सुंदर मूर्ति, संबंदर आदि जो प्रमुख संत मिलते हैं। ठीक है मित्रों, जो इनके शासनकाल में ये आलवार तथा नयनार है वो संत है, इनकी प्रमुख भक्ति आंदोलन में योगदान रहा। ठीक है, और इन्होंने अपने शिक्षा और साहित्य को जो है पल्लव शासकों ने बहुत महत्व दिया। अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करवाई। ठीक है, इन्होंने शिक्षण संस्था के रूप में घटिका की स्थापना की। इसके समय भारवी तथा दंडी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया गया। ठीक है मित्रों, भारवी की पुस्तक है कीर्तार्जुनियम तथा दंडी की है काव्यादश तथा 10 कुमार चरित्र। इन्होंने जो है प्राकृत व संस्कृत भाषाओं को संरक्षण दिया। इनके जो प्रारंभिक अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में तथा उसके पश्चात जो अभिलेख मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, इनमें जो बता चुका हूँ महेंद्र वर्मन की जो पुस्तक है मत विलास प्रसन्न तथा भगवद जुकीयम है वो इनकी मुख्य पुस्तक मानी जाती है। जो इनके साहित्य के जो पश्चात इनका जो योगदान है स्थापत्य में बहुत ज्यादा रहा है। इन्होंने मंदिरों का जो निर्माण है वो करवाया। तो उसमें जो मंदिरों का निर्माण वगैरह है वो माना जाता है कि जैसे द्रविड़ शैली की जो शुरुआत है वो पल्लव शासकों ने की थी। ठीक है, पल्लव शासन काल में ही द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। इसमें महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली, नंदी वर्मन शैली इसका भी विकास माना जाता है। ठीक है, तो जो महेंद्र वर्मन शैली है इस शैली में बौद्ध विहारों से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है पहाड़ों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया जाता था जिनको मंडप कहा जाता था। ठीक है, इसमें 1 या 2 कक्ष होते थे और उसके आगे क्या स्तंभ युक्त पूरा बरामदा होता था। ठीक है, और इनमें अलंकरण की कमी होती थी। जो इसके पश्चात जो शैली आई उसमें इनके जो कमियां थी उसको सही किया गया। ठीक है, जो इसके पश्चात शैली आती है वो मामल शैली है जो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल की शैली मानी जाती है। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी मामल। ठीक है, मामल इसलिए उस समय जो विकसित शैली हुई मामल शैली कहा जाता है। इस समय 2 तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ, गुहा मंदिर जिसको मंडप कहा जाता था तथा एकाश्मक रथ मंदिर। ठीक है, इस समय के मंदिरों को मंडप कहा जाता था। ठीक है, इस समय मंदिर में 2 से अधिक कक्ष होते थे, बरामदों और स्तंभों का अलंकरण होता था। महेंद्र वर्मन की शैली की तुलना में मामल शैली श्रेष्ठ दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि इनमें जो स्तंभ युक्त जो बरामदे होते थे उनमें जो महेंद्र शैली में जो अलंकरण होते थे वो कम होता था। इसमें उन्होंने अलंकरण को प्रधानता दी थी। इस कारण इनकी जो तुलना है वो महेंद्र वर्मन शैली से श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, और एकाश्मक जो मंदिर होते थे। ठीक है मित्रों, महाबलीपुरम में 8 मंदिर बनाए गए हैं जिसे सब पैगोडा के नाम से जानते हैं। इनमें से एक ही चट्टान को काटकर रथ के आकार के मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जो ये सब पैगोडा के मंदिर है 8, इनमें जो सबसे अच्छा युधिष्ठिर मंदिर बना हुआ है और इनके अलावा जो है भीम रथ, अर्जुन रथ, ठीक है, वल्लभ कुटियन रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ। इनमें से द्रौपदी रथ जो है वो सबसे साधारण रथ का जो मंदिर है वो मंदिर द्रौपदी रथ सबसे साधारण है। ठीक है, ये 8 मंदिर है एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। तो 8 जो मंदिर है वो 8 अलग अलग चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात जो शैली है वो राज सिंह शैली है। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में ये शैली विकसित हुई। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि है राज सिंह, तो इस शैली को राज सिंह नाम दिया गया। इस समय द्रविड़ शैली पहाड़ों तथा चट्टानों से मुक्त होकर छोटे पत्थरों और ईंटों को जोड़कर बनाई जाने वाले जो मंदिर है वो राज सिंह शैली के अंतर्गत आने लगे। ठीक है, जो इनमें महत्वपूर्ण मंदिर है राज सिंह शैली के, उसमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है सौर मंदिर, कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर प्रमुख है। ठीक है, इसके पश्चात नंदी वर्मन शैली है। नंदी वर्मन
उनके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उनके शासनकाल में जो मंदिर बने वो नंदी बर्मन शैली में बने। ठीक है, इस काल में जो है पल्लव वास्तुकला में पतन देखने को मिलता है, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण होता है इस समय। ठीक है, और इस समय के मंदिरों के भीतर स्तंभों के अलंकरण पर अधिक बल दिया गया। ठीक है मित्रों, जो पल्लव शासक थे उसमें से कुछ विष्णु के उपासक थे तथा कुछ शिव के उपासक थे। तो जो इनमें है मंदिरों की जो शैलियां वो मिश्रित शैलियां मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पल्लव जो वंश था इसका योगदान रहा। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे चोल वंश, और चोल वंश में हम पढ़ेंगे कि जो द्रविड़ शैली है वो पल्लव वंश में तो विकसित होना प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो इनका जो चरम जो माना जाता है, ठीक है, बिंदु जैसे चोल साम्राज्य में द्रविड़ शैली है वो अपने चरम स्तर पे चोल साम्राज्य या चोल वंश के काल में पहुंचती है, चरम पे थी। ठीक है मित्रों, तो द्रविड़ शैली के जो मुख्य प्रमुख मंदिर है वो चोल कालीन मिलते हैं। ठीक है, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर मंदिर करते हैं, गंगेकोंड चोल मंदिर है। ठीक है, ये प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, जो चोल साम्राज्य में जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया है जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जो इसका निर्माण है वो राजराजेश्वरों ने करवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो जो माना जाता है ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इतना ऊंचा है कि इस पृथ्वी पर इसकी जो है परछाई भी नहीं दिखती है। ठीक है, इसको इतना बड़ा माना जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ठीक है, और जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये इसका निर्माण लगभग 1010 ईस्वी में किया गया और ये एक शिव मंदिर है। ठीक है मित्रों, द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हैं चोल साम्राज्य में चोलों के शासनकाल में, तो जो मंदिरों के ऊपर शिखर का विकास माना जाता है कि मंदिरों के ऊपर शिखर बनाए जाते थे। ठीक है, और मूर्तियों का जो है अलंकरण बहुत अच्छे से किया जाता था। बृहदेश्वर मंदिर के पश्चात जो चोल साम्राज्य में मंदिर पड़ेंगे वो गंगेकोंड चोल मंदिर पड़ेंगे। गंगेकोंड चोल मंदिर है वो राजेंद्र प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और गंगेकोंड चोलपुरम नगर में करवाया, और राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि भी धारण की तथा चोल गंगा नामक तालाब का निर्माण भी करवाया। ठीक है, जो गोपुरम है वो तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता मानी जाती है, और चोल शासकों के शासनकाल में गोपुरम बनने प्रारंभ होते हैं। गोपुरम माना जाता है वो प्रवेश द्वार होता है मंदिरों का। जैसे मंदिर हो गया, मंदिर के चारों तरफ जो चार दीवारी होगी और चारों दीवारी का जो मंदिर का एंट्रेंस होगा प्रवेश द्वार वो ऊपर से बहुत बड़ा बनाया जाएगा, उसको क्या गोपुरम कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जो हमें दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर देखने मिलते हैं जो आगे इनका जो प्रवेश द्वार है बहुत बड़ा बनाया जाता है उसको गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली की जो विशेषताएं पढ़ेंगे उसमें जैसे आयताकार मंदिर, मंदिरों में शिखर बने हुए, ठीक है, मंदिरों के चारों ओर दीवार बनाकर गोपुरम बनाना, ठीक है, और स्तंभ के अलंकरणों पर अधिक बल देना, ये द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। ठीक है, जो आयताकार मंदिर होते हैं उनमें तो जो होगा पहला गर्भगृह होगा, उसके पश्चात मंडप, उसके पश्चात अर्ध मंडप और नंदी मंडप होगा। ठीक है मित्रों, और पिरामिड आकार के शिखर बने हुए होंगे। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी विशेषता मानी जाएंगी। मंदिरों के ओर चारों ओर दीवार बना के गोपुरम का निर्माण, ठीक है, और स्तंभों का अलंकरण, ये द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। द्रविड़ शैली के पश्चात हमें एक और शैली मिलती है मंदिर निर्माण की, जैसे बेसर शैली। ये नागर व द्रविड़ शैली का समन्वय देखने को मिलता है इस शैली में। दोनों शैलियों की विशेषता इसमें समाहित है। इस शैली के जो कुछ मंदिर है वो गोलाकृत आकृति में बने हुए होते हैं। ठीक है, और इस शैली के जो बेसर शैली के जो मंदिर है वो कर्नाटक में होयसल शासकों के मंदिर तथा एहोल मंदिर, ठीक है, एहोल को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, मंदिर निर्माण की जो तीसरी शैली है वो नागर शैली मानी जाती है। ये उत्तर भारत में विकसित शैली को नागर शैली कहा जाता है। ठीक है, इसका आरंभिक जो रूप है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। कालांतर में ओसिया में प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित मंदिर वो नागर शैली के हैं। ठीक है, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी वो कोणार्क मंदिर है वो गंग शासकों ने, ठीक है, बनवाए थे। जैसे उड़ीसा जगन्नाथपुरी गंग शासकों ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर है वो अनंत वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों ने बनवाया था, नागर शैली के हैं। ठीक है, इन मंदिरों की विशेषता क्या है, ये वर्गाकार होते थे। ठीक है, और
जो द्रविड़ शैली के मंदिर आयताकार होते थे, ये वर्गाकार होते थे, ये चबूतरे पे बने हुए मंदिर होते थे। ठीक है, और इसके चारों ओर मंडप बने हुए होते थे मंदिर के, चतुष मंडप मतलब मंदिर के चारों ओर मंडप बने हुए थे। ठीक है, और ये पंचायतन शैली में भी बने हुए होते थे। ठीक है, जिसमें पंचायतन शैली में क्या एक मुख्य मंदिर होता था तथा इनके आसपास 4 छोटे छोटे अन्य मंदिर होते थे। ये पंचायतन शैली में भी मिलते हैं मित्रों। तो जो द्रविड़ शैली वो आयताकार होती थी और नागर शैली वो वर्गाकार होती थी, पंचायतन शैली के मंदिर होते थे। ठीक है, इन मंदिर जो शैली है इनमें जो इनके पश्चात जो चोल साम्राज्य के पश्चात मंदिर शैली में जैसे नागर शैली का, द्रविड़ शैली का विकास हुआ, उत्तर भारत में नागर शैली का हुआ, तो चोल साम्राज्य के पश्चात हम पढ़ेंगे जैसे कल्याणी के जो चालुक्य है। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, तो चालुक्य जो है वो 6वीं से 8वीं शताब्दी तथा फिर 10वीं फिर 12वीं शताब्दी तक जो माना जाए वो दक्षिणी भारत में एक शक्तिशाली वंश माना जाता है। ठीक है, और जो चालुक्य साम्राज्य की 3 शाखाएं मिलती है। ठीक है, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य तथा वेगी के चालुक्य। ठीक है, इनमें हम अभी कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की जो स्थापना तेलप ने की थी, राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर तेलप ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो महत्वपूर्ण शासक है वो सोमेश्वर तृतीय, जिसकी पुस्तक मिलती है मानसोलास। ठीक है, जो एक संगीत पुस्तक है। इसके पश्चात विक्रमादित्य सिक्त मिलता है जो 6ठा। इसके दरबार में कश्मीरी इतिहासकार विल्हण था। ठीक है, विल्हण की पुस्तक है विक्रमादेव चरित्र। ठीक है, और इसके दरबार में विज्ञानेश्वर था जिसकी पुस्तक है मिताक्षरा। ठीक है, जो हिंदू विधि ग्रंथ है और याज्ञवल्क्य की स्मृति की टीका लिखी गई है मिताक्षरा में। ठीक है, विज्ञानेश्वर की है। ठीक है, जो एक हिंदू धर्म का कानून ग्रंथ माना जाता है मिताक्षरा को। ठीक है, और इन्होंने जो विक्रमादित्य सिक्त ने विक्रम चालुक्य संवत है जो 1076 ईस्वी प्रारंभ किया था, जिसको चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। कल्याणी के अलावा जैसे वातापी के जो चालुक्य हैं, इनमें जो पुलकेशिन प्रथम है वो वातापी के जो चालुक्य वंशों का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। वो रणराज का पुत्र तथा जयसिंह का पुत्र था। ठीक है, इसने वातापी में दुर्ग बनवाकर अपनी इसको राजधानी बनवाया। ठीक है, जो पुलकेशिन प्रथम ने 535 से लगभग 566 ईस्वी तक राज्य किया। 567 ईस्वी में कीर्ति वर्मा इसका है जो शासक हुआ। ठीक है, इसके पश्चात कीर्ति वर्मा के पश्चात कई शासक जो है वो आपसी उत्तराधिकारी युद्ध में युद्ध करने लगे। ठीक है, और उनमें जो उत्तराधिकारी युद्धों में है जो आपस में, उनमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ, और जो पुलकेशिन द्वितीय ने जिसको मारा वो मंगलेश था। ठीक है, वो कीर्ति वर्मा का भाई माना जाता है मंगलेश, उसको मार के पुलकेशिन द्वितीय शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय का जो शासन काल है वो 610 से 642 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने ही जो उत्तर भारत का जो हमने पढ़ा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, उसको पराजित किया था। ठीक है, तो इस पराजय से जो हर्षवर्धन अगर वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा था, उसका राज्य विस्तार जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था। ठीक है, और इसके अलावा जो पुलकेशिन द्वितीय ने गुर्जरों को भी हराया। ठीक है, और कलिंग और गुजरात को हराकर उसको उनसे कर भी प्राप्त किया। जो पुलकेशिन द्वितीय की जो मुख्य हार मानी जाती है जो वो हमें नरसिंह वर्मा से मिलती है। जो नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ 3 युद्ध हुए और 3 युद्धों में उसको पराजित किया, और जो अंतिम युद्ध था उसमें पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करता हुआ मारा गया। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात जो मुख्य शासक मिलते हैं उनमें विक्रमादित्य प्रथम मिलता है। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय है, और इसी कारण इनका जो है पल्लवों से युद्ध भी चलता रहा। और जो कीर्ति वर्मा द्वितीय उसको राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने पराजित किया, और इसके पश्चात जो चालुक्य के राज्यों पर जो है राष्ट्रकूटों का अधिकार हो जाता है। राष्ट्रकूटों के यहाँ अधिकार के पश्चात यहाँ जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, वातापी के चालुक्य, और इनके अलावा कल्याणी और वातापी के अलावा एक और है जो शाखा मिलती है इनकी चालुक्यों की, वो वेंगी मिलती है। ठीक है, वेंगी के चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश की जो संस्थापक है वो पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन है, वो इसका शासक माना जाता है, जो संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जिसने विष्णुवर्धन ने 615 से 635 ईस्वी के करीब यहाँ शासन किया वेंगी में, और इसकी वेंगी को राजधानी बनाई।
ठीक है। इसके पश्चात कई शासक हुए, जिसमें जयसिंह, विष्णुवर्धन द्वितीय के पुत्र था युवराज, ठीक है, मेघी युवराज, जयसिंह द्वितीय, ठीक है, कोकुल विक्रमादित्य, और कई जो शासक हुए वो धीरे छोटे कई कम साल, एक दो साल तक शासन करते रहे, कई 10 साल तक शासन करते रहे। तो खास जो वेंगी के चालुक्य के बारे में वो खास जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जो ये वेंगी के जो भी चालुक्य थे, जो इन चालुक्यों के राज्य का जो प्रशासन है वो लगभग चोलों ने ही चलाया, क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी है संभवतः परिवर्तित होते रहे थे। तो माना जाता है कि इनका जो शासनकाल है वो चोलों ने ही चलाया, ठीक है। इनका जो शासनकाल है वो 973 से 1003 ईस्वी तक माना जाता है कि चोलों ने चलाया। इनके पश्चात जो शासक मिलते हैं, जो स्वतंत्र शासक, वो शक्ति वर्मा, विष्णुवर्धन अष्टम, कुलोतुंग, ये प्रमुख शासक माने जाते हैं। कुलोतुंग जो वेंगी का चालुक्य है, ये महान शासक था जिसने कई युद्ध किए, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हमने चालुक्य वंश पढ़ा तथा पल्लव वंश पढ़ा, ठीक है मित्रों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।